इमरान खान यू टर्न को अपनी खूबी बयान करते थे और जब वो इक़्तिदार हासिल करने की कोशिशों में थे या फिर वजीर आजम बनने के बाद भी बहुत से यू टर्न लिए हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हमेशा इमरान खान की तरफ से यू टर्न की तवक्को रहती थी। इसके बदलते बयानात से हर रोज एक नई बहस का आगाज होता था। साबिक वजीर आजम तो यू टर्न को कामयाबी और समझदारी करार देते रहे हैं। अब वो जेल जा चुके हैं। यू टर्न का सिलसिला फिर भी जारी है। उनका हालिया यू टर्न इलेक्शन कमीशन बयानात के हवाले से है। वो माजी में एक इदारे की हैसियत से इलेक्शन कमीशन और उसके आईनी इदारे के चेयरमैन को निशाना बनाते रहे हैं। बाज़ औक़ात तो संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए जा रहे थे। इस हवाले से केस अदालत में ज़ेरे समाअत है, लेकिन अब पीटीआई चाहती है कि अब ये केस खत्म कर दिया जाए। किस्सा कुछ यूं है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन केस में ज़ाती हैसियत में यकीन दहानी कराते हुए इस्तदा की है कि इमरान खान अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे, लिहाजा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ड्रॉप कर दिया जाए। तनकीद करना एक चीज है, मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि इससे आगे अब वो कुछ नहीं कहेंगे। इस पर मेंबर कमीशन ने कहा कि जाए पहले इमरान खान से लिखवा कर लाएं कि वो माजरत करते हैं, इख्तलाफ राय का हक है, गाली देना हक नहीं। इसको इलेक्शन के बाद के लिए फिक्स कर दे, मैं आपकी दी गई तजवीज़ पर बात करूंगा। बहुत वक्त गुजरा है। पीटीआई क़यादत ने ऐसे वक्त में जब उन्हें तहम्मुल मिजाजी की जरूरत थी, उन्होंने गैर जरूरी मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। किसी को इज्जत नहीं, पगड़ियां उछालने का सिलसिला जारी रखा। इस वक्त उनका मकसद ही कुछ और था और वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। बोलना, हर वक्त बोलते रहना उनका महबूब मशगला था और ये सिलसिला रुकता ही नहीं था। इस दौरान वो किसी की नहीं सुनते थे। अब अपने ही कहे हुए अल्फाज के कैदी बने हुए हैं। अब अल्फाज वापस लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर कोई सुनने को भी तैयार नहीं। एतमाद का ये आलम है कि उनके वकील को भी सुनना पड़ रहा है कि जाए उनसे लिखवा कर लाएं। इससे ज्यादा बदएतमादी और क्या होगी। बहरहाल ये सूरत हाल सबके लिए एक सबक है कि सियासी मुखालिफिन को सियासी मुखालफत ही समझना चाहिए। इदारों को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। सरकारी खजाने को जाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीटीआई क़यादत दूसरों पर उंगलियां उठाने और इल्जामात आयद करने से कभी नहीं रुकी, लेकिन खुद कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। पीटीआई के दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में से इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने, सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए तक थी। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि कौम ने देखा जिसको राहबर चुना वो राहजन बनकर खजाने का बेतरीक इस्तेमाल करता रहा। केपी में सोशल मीडिया सेंटर बनाकर पीटीआई चेयरमैन ने एडीपी के फंड्स को इस्तेमाल किया। एक शख्स को खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। 30 से 40,000 तनख्वाह पर नौजवानों को प्रोपेगेंडा करने के लिए मुलाजमत दी गई। 800 से जायद जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्क का तशख्खुस तबाह करने की कोशिश होती रही। सरकारी वसाइल से पीटीआई का झूठा बयानिया फैलाया गया। रियासती इदारों को सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट से निशाना बनाया गया। ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है कि कौम जिस भी सियासी रहनुमा को वोट की ताकत से इक़्तिदार में लाती है, वो बाइख्तियार होने के बाद मुल्क कौम की बजाय अपनी जात को सामने रखता है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि सरकारी खजाने को रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। कितना बड़ा जुल्म है कि जो पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए था वो रियासत मुखालिफ बयानिए और किसी शख्स को रियासत से बड़ा बनाने के झूठे बयानिए पर खर्च होता रहा। बहरहाल ऐसे तमाम केसेस की रोजाना की बुनियाद पर इंक्वायरी होनी चाहिए, मुकदमा चलाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। खबर ये भी है कि जमायत इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने दुहाई देते हुए कहा है कि गजा के मामले पर आलम इस्लाम में कब्रिस्तान की सी खामोशी है। गजा की सूरत हाल पर खामोश रहना इसराइल का साथ देना है। हुक्मरानों ने अभी तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। इसराइल का एकतरफा साथ देने का ऐलान अमरीका की खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। जमायत इस्लामी ने ऐलान किया है कि 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के बाहर गजा मार्च होगा। सिराजुल हक ने अवाम से इस मार्च में भरपूर शिरकत की दावत दी है। इसमें तो कुछ शक नहीं कि गजा में मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है और उम्मत मुस्लिमा का रद्द अमल जो होना चाहिए वो नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बहन भाइयों पर बमबारी हो रही है, उनका खून बहाया जा रहा है और हम वाज़े और पुरजोर मौक़िफ़ अपनाने की हैसियत भी नहीं रखते। इस खून का हिसाब सबसे होगा जो खामोश है, उन्हें भी हिसाब देना होगा। जो खून बहा रहे हैं वो भी शिकंजे में आएंगे। मजलूम फलस्तीनियों को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की सजा दी जा रही है। क्या कलमा गो होना इतना बड़ा जुर्म है? गजा पर इसराइली बमबारी में 6,000 से जायद फलस्तीनी, जिनमें 50% से जायद खवातीन और बच्चे शहीद हो चुके हैं। इस बमबारी को 3 हफ्ते नहीं हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से 900 बच्चों समेत 1600 लापता अफराद की इत्तला मिली है और खदशा ये भी है कि लापता अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। और अगर खुदा न खास्ता तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे अफराद भी जहाँ बहक हो चुके हैं तो शोहदा की तादाद का अंदाजा लगाना और आलमी ताकतों की बेहिसी पर मातम करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा।
जाएगा। आखिर में सत्यापाल आनंद का कलाम, खजां को क्या परवाह है, अक्टूबर है, कोहरे की एक मैली चादर तनी हुई है, अपने घर में बैठा मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, बाहर सारे पेड़ दरीदा पीले यरकानी पत्तों के मिट मिले मलबूस में लिपटे निस्फ बरहना बादे खजां से उलझ रहे हैं, हर्फ हर्फ पत्तों का अबजद पतझड़ की बेरहम हवा को सौंप रहे हैं। मैं भी अलिफ से चलता हूँ अब, या ये मारूफ पे पाँव टिका कर बैठा एक कदम आगे मजहूल को देख रहा हूँ। नंगे पाँव दीमक चाटे उम्र रसीदा पेड़ भी अपना अबजद खोकर बर्फ का बोझ नहीं सह पाते, गिर जाते हैं। अक्टूबर से चलकर मैं भी अपने अबजद की कुतबीनी है कि यखबस्ता चौखट पर जूं ही शिकस्ता पाँव रखूंगा गिर जाऊंगा। बादे खजां को क्या परवाह, उसको तो पेड़ों को गिराना ही आता है।